हेलो एंड वेलकम बैक। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 1 पेपर 1 के लिए है, जिसमें हम लोगों ने पर्सनालिटी चैप्टर का अध्ययन करना शुरू किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पर्सनालिटी का डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और नेचर को पढ़ना भी उसके शुरू किया था, यानी व्यक्तित्व के क्या स्वरूप है उसको भी जानना शुरू किया था, लेकिन वह पार्ट अधूरा रह गया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के स्वरूप को पूरा करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि व्यक्तित्व को जानने के लिए अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग मॉडल क्या हैं, जो भिन्न उपागम डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी, उसको भी एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उन उपागमों में से, उन अप्रोचेज में से ट्रेट अप्रोच को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नेचर ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का स्वरूप, जो अधूरा रह गया था। पर्सनालिटी को परिभाषित करते हुए हमने कहा था कि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व अनोखे और सापेक्षिक रूप से अस्थायी गुणों का समुच्चय है, जिसके आधार पर व्यक्ति भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक लगभग खास प्रकार से व्यवहार करता है। हमने ये भी देखा था कि पर्सनालिटी में ना सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार करने का प्रतिरूप, बल्कि उसके सोचने का ढंग, संवेगों को महसूस करने या संवेगों को जताने का ढंग, मोटिवेशन या उसका भी प्रेरक, किसको किस तरह का भी प्रेरक है, ये सब उसके पर्सनालिटी की हिस्से बनते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नेचर ऑफ पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा में ही हमने देखा कि जो व्यक्तित्व है वह अनन्य होता है और विशिष्ट होता है। ये पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था, किसी भी दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक समान नहीं होता, समरूप नहीं होता, कुछ न कुछ भिन्नता जरूर ही पाई जाती है। भले ही वो जुड़वा ही क्यों न हो, बट उनके व्यक्तित्व में थोड़ी सी भिन्नता जरूर पाई जाती है। पर्सनालिटी इज डायनेमिक, यानी व्यक्तित्व जो है वह गत्यात्मक या गतिशील होता है। क्यों? भले ही व्यक्तित्व के गुण ज़्यादातर अस्थायी रहते हों, लेकिन आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों की मांग के अनुरूप व्यक्ति को अलग या भिन्न तरीके से भी व्यवहार करना पड़ता है। यानी अगर आपका पर्सनालिटी के कुछ गुण हों, लेकिन बाहर की परिस्थिति, बाहर के पर्यावरण की मांग कुछ और हो, तो आप अपने व्यवहार को उस पर्यावरण, उस परिस्थिति के अनुरूप या समायोजित करने के लिए खुद को आप अपने व्यवहार में भिन्नता लाते हैं। तो इस अर्थ में देखें तो व्यक्तित्व गत्यात्मक भी है, गतिशील भी है और परिवर्तित भी हो सकता है। इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। व्यक्तित्व में शारीरिक और मानसिक या मनोवैज्ञानिक तत्व दोनों ही पाए जाते हैं। यानी यह एक ऐसा तंत्र है जिसकी संरचना में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के तत्वों का सम्मिलन है। पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी व्यक्तित्व जो है वह उसका कुछ हिस्सा वंशानुगत रूप से प्राप्त किया जाता है और कुछ हिस्सा बाहर के वातावरण के अनुरूप अर्जित किया जाता है, यानी सीखा जाता है। तो कुछ व्यक्तित्व की जो संरचना है उसका कुछ भाग तो हम लोग जन्म से ही लेकर पैदा हो रहे हैं और कुछ हिस्सा हम अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते करते सीखते हैं। पर्सनालिटी कवर्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शस, सेमी कॉन्शस एंड अनकॉन्शस लेवल, यानी अगर व्यक्तित्व की बात करें तो इसमें इस तरह की सभी क्रियाओं का सम्मिलन होता है जो कि हमारे चेतन स्तर पर या अवचेतन स्तर पर या अचेतन स्तर पर काम करती हैं। सभी में हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ती है। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी।
मेनली यह विचार जो है वो व्यवहारवाद से आया है, जहाँ पर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। और यहाँ इस पॉइंट से हम लोग ध्यान दें तो इसमें पाएंगे हम लोग कि हम लोग अपने व्यक्तित्व को नए अनुभवों के आधार पर या नए जो हम लर्निंग करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, उसके आधार पर हमारे व्यक्तित्व का विकास भी प्रभावित होता है। यानी सीखने और नए आदतों के अर्जन से हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो सकता है। पर्सनालिटी इंक्लूड्स ऑल द बिहेवियर पैटर्न्स दैट इज कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। चाहे संज्ञानात्मक हो हमारा व्यवहार, या संवेगात्मक हो, या भाव रूप वाले हों, या मनोशारीरिक हो, सभी तरह के व्यवहार प्रतिरूपों का सम्मिलन व्यक्तित्व के दायरे में आता है। इट्स मेन फीचर डोंट चेंज विथ टाइम। तो हमने डेफिनेशन में ही बताया कि व्यक्तित्व वैसे गुणों का सम्मिलन है जो सापेक्षिक रूप से अस्थायी होंगे, यानी समय के साथ परिवर्तित नहीं होंगे। नेचर ऑफ पर्सनालिटी कवर करने के बाद हम लोग पर्सनालिटी में जो भिन्न भिन्न थ्योरीज हैं या मेजर अप्रोचेज हैं, उपागम हैं, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, तो इन थ्योरीज में या इन उपागमों में हम लोग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका स्वरूप क्या होता है, इसको भिन्न भिन्न विचारों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये जो भी उपागम हैं वो किसी न किसी मानव व्यवहार के मॉडल पर आधारित हैं। जैसे कि साइकोडायनेमिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रायड ने जो दिया, तो वो सिगमंड फ्रायड के पर्सनालिटी थ्योरीज पे बेस्ड है। और सभी उपागमों में व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू पर प्रकाश पड़ता है, लेकिन कोई भी एक उपागम व्यक्तित्व के सभी पहलू की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए हमें अगर व्यक्तित्व को संपूर्णता में समझना है तो इन सभी थ्योरीज को जानना और समझना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। दूसरी बात कि हम लोगों के सिलेबस में डायरेक्टली थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी नहीं पढ़ना है, यानी इन उपागम्स को डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, लेकिन पूछे गए सवालों के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और साथ ही अगर हम व्यक्तित्व का अध्याय कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसका यह एक मेजर पार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम लोगों को व्यक्तित्व से जुड़े कई तरह के संप्रत्ययों को जानने का मौका मिलता है। तो संक्षेप में ही सही, लेकिन व्यक्तित्व से जुड़े जितने भी उपागम हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इन उपागमों में पहला उपागम जो है उसको कहते हैं हम लोग ट्रेट अप्रोच, यानी सील गुण का सिद्धांत या सील गुण उपागम। क्या है सील गुण उपागम? तो सबसे पहले सीलगुण उपागम को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि सीलगुण क्या है, ट्रेट किसे कहते हैं। अ ट्रेट इज अ कंसिस्टेंट एंड्योरिंग वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग, एंड ट्रेट थ्योरीज अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन्स ट्रेट्स। एक बार फिर से देखते हैं कि ट्रेट इज अ कंसिस्टेंट एंड्योरिंग वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग or behaving, and trait theories attempt to describe personality in terms of the person's trait। तो जो सील गुण है वह सापेक्षिक रूप से एक अस्थायी गुण है जिसके आधार पर दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों में भिन्नता स्थापित की जा सकती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को दिखाने वाला हो सकता है। सीलगुण का सिद्धांत मेनली फोकस करता है हमारे विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर, यानी यहाँ पर हम व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्यक्तित्व के बारे में जो जो कैरेक्टराइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन से सील गुण हैं जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। अगर हम उन सील गुणों का पता लगा लेते हैं
तो किसी भी व्यक्ति के सील गुण के बारे में एक स्पष्ट धारणा बनाई जा सकेगी। तो क्या हो सकते हैं इस सील गुण, एक उदाहरण से समझें अगर हम लोग, तो जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि बहुत शर्मीला हो, और दूसरा हो सकता है कि वह शर्मीला ना हो। तो यह जो शर्मीलापन है, साइनेस है, यह एक ट्रेट हो सकता है हमारा, एक सील गुण हो सकता है शर्मीला होना या न होना। वैसी फ्रेंडलीनेस, कोई बहुत ज़्यादा मित्रवत व्यवहार कर सकता है दूसरों से, कोई ऐसा नहीं करता है। तो फ्रेंडलीनेस जो है वो हमारा एक ट्रेट बन सकता है। तो इस नाते देखें हम तो ट्रेट अप्रोच जो है वह व्यक्तित्व के प्राथमिक विशेषताओं को पता करने का एक प्रयास है। इस अप्रोच द्वारा व्यक्तित्व के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या जो मूलभूत निर्माण के तत्व हैं उनका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ट्रेट अप्रोच के अंतर्गत कई सारे थ्योरिस्ट हैं, सिद्धांतवादी हैं, जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया है, जिसमें मेनली आते हैं गॉर्डन आलपोर्ट, कैटल और आइजिंक। यहाँ पर हम लोग आलपोर्ट और कैटल की थ्योरी को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। आइजिंक की थ्योरी क्योंकि बिग 5 फैक्टर से मिलती जुलती है, इसलिए उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। तो सबसे पहले आते हैं आलपोर्ट के सील गुण के सिद्धांत पे। आलपोर्ट ने कहा कि व्यक्ति जो होता है वह, प्रत्येक व्यक्ति एक खास सील गुणों को या खास संख्या में सील गुणों को पोजेस करता है, अपने अंदर समाहित रखता है, जो कि डायनेमिक होते हैं अपने नेचर में, यानी जो थोड़े बहुत परिवर्तनशील होते हैं, जो बदलते रहते हैं। Traits determine behavior in such a manner that an individual approaches different situations with similar plans. तो सील गुण क्या करते हैं? सील गुण व्यक्ति के व्यवहार को तय करते हैं, इस प्रकार से तय करते हैं कि वह व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में भी जिस अप्रोच के साथ समाधान निकालता है या जिस अप्रोच के साथ वो एड्रेस करता है किसी परिस्थिति को, उसमें एक समानता झलकती है। आलपोर्ट ने सील गुणों को 3 प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया, यानी उन्होंने सील गुणों के 3 प्रकार बताए, जिसमें पहला था कार्डिनल ट्रेट्स और दूसरा था सेंट्रल ट्रेट्स, तीसरा सेकेंडरी ट्रेट्स। कहाँ से पता किया आलपोर्ट ने ये जो 3 तरह के सील गुण हैं? आलपोर्ट को कहाँ से आइडिया आया? यह आलपोर्ट ने बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अलग अलग शब्दों का या बहुत सारे शब्दों का एनालाइज किया, विश्लेषण किया, और फिर उन्होंने उसमें से कुछ ट्रेट्स निकाले जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते थे। आलपोर्ट ने कार्डिनल ट्रेट्स या कार्डिनल प्रवृत्ति के अंतर्गत ऐसे सील गुणों को रखा जो कि किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी उसका पूरा जीवन जो है इन्हीं लक्ष्यों या गोल के आसपास घूमते रहता है। उन्होंने जो उदाहरण दिए उसके आधार पर ही हम कुछ और उदाहरण बताएं जो कार्डिनल ट्रेट्स को दर्शाते हैं। तो उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, तो उनके जीवन में नॉन वायलेंस या अहिंसा जो था उनका कार्डिनल ट्रेट था। उसके इर्द गिर्द ही उनकी पूरे जीवन की घटनाएं जो हैं घूमती नज़र आती हैं। वैसे ही अगर हिटलर की बात करते हैं तो उसका जो नाजीज़म का कंसेप्ट था, नाजीवाद था, यानी यहूदियों के प्रति जो घृणा थी या अपने उसके जातिगत सम्मान या सांस्कृतिक पहचान के प्रति जो सम्मान की भावना थी, उसको नाजीज़म का नाम दिया जाता है। तो वो उसका कार्डिनल ट्रेट्स हुआ। तो अगर हम किसी व्यक्ति को किसी एक या दो या उससे ज़्यादा गुणों के साथ इस प्रकार संबंधित कर पाएँ जिससे उसकी पहचान ही निर्मित हो, यानी उन गुणों के आसपास ही उसका सारा व्यवहार दर्शाया जा सके, तो उसको कहते हैं हम लोग कार्डिनल ट्रेट्स। दूसरे प्रकार का ट्रेट्स जिसकी आलपोर्ट ने चर्चा की वह है सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स क्या है?
कार्डिनल ट्रेट्स से या कार्डिनल सील गुण से थोड़े कम प्रभावी भूमिका या कम महत्वपूर्ण भूमिका वाले होते हैं, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। यानी कार्डिनल प्रवृत्ति कई बार हो सकता है कि किसी किसी व्यक्ति में ना भी पाई जाए, उसमें कोई ऐसा सील गुण ना हो जो कि एक इतना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे सील गुण जरूर होते हैं जिनके भीतर उसका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय रहता है। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो सामाजिकता, सोशिएबिलिटी, आत्मविश्वास, उदासी, ये कुछ सेंट्रल ट्रेट्स हैं जिसके आसपास व्यक्ति का जीवन केंद्रित हो सकता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रेट्स की ओर, गौण प्रवृत्ति जिसे कहते हैं। ये लिस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं और कम स्पष्ट भी होते हैं। इसमें बेसिकली जैसे कोई व्यक्ति कुछ खाने में पसंद करता है, किसी को मैंगो पसंद है, तो वो उसका सेकेंडरी ट्रेट्स हो सकता है जिसका बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, या किसी को कपड़े पहनने के खास तरीके की कुछ पसंद हो। तो ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती है, ना ही इसके आधार पर व्यक्तित्व के बारे में कोई खास अर्थ ही लगाया जा सकता है। बट आलपोर्ट ने यह कहा कि तीनों तरह के सील गुणों को मिलाकर ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, और इन सील गुणों का व्यक्ति के व्यवहार पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। साथ ही अगर आप किसी व्यक्ति के इस तरह के सील गुणों का पता लगा लें तो अलग अलग परिस्थिति में वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा हम यह भी समझ सकते हैं। सील गुण उपागम में दूसरी थ्योरी कैटेल ने दी, रेमंड कैटेल। रेमंड कैटेल बिलीव दैट देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। बेसिकली रेमंड ने कुछ ऐसे सील गुणों का पता लगाने का प्रयास किया जो सभी व्यक्तियों में हों, लेकिन उनकी मात्रा के आधार पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों में के व्यक्तित्व में अंतर स्थापित किया जा सके। और कैटेल ने सील गुणों की खोज करने के लिए सांख्यिकी के एक तरीके का उपयोग किया जिसे उन्होंने फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण कहा। और इस आधार पर इस मेथड का उपयोग करके कैटेल ने सील गुणों के दो प्रकार का पता लगाया। पहला सोर्स ट्रेट यानी स्रोत या मूल सील गुण। ये सील गुण जो थे सोर्स ट्रेट वो बहुत ही अस्थायी थे और किसी के भी व्यक्तित्व के बिल्डिंग ब्लॉक्स या मूल स्रोत थे। ये सील गुण व्यक्तित्व के भीतरी संरचना को स्थापित करते हैं और इनके बारे में हमें जानने के लिए सरफेस ट्रेट को एक साथ मिलाकर और उसके आधार पर ही सोर्स ट्रेट का पता लगाना होगा। कहने का तात्पर्य यह कि मूल सील गुण या स्रोत सील गुण जो हैं उनकी अभिव्यक्ति सतही या सरफेस ट्रेट्स के रूप में ही होती है। तो सरफेस ट्रेट्स क्या हैं? सरफेस ट्रेट्स या सतही सील गुण जो हैं वह सोर्स ट्रेट्स के इंटरेक्शन से बनते हैं, यानी कि वह सोर्स ट्रेट्स के इंटरेक्शन का परिणाम है। तो कैटेल के सील गुण सिद्धांत के आधार पर भी देखें हम लोग तो सरफेस ट्रेट्स और सोर्स ट्रेट्स दोनों को मिलाकर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, लेकिन व्यक्तित्व के जो ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण हैं उनको हम लोग स्रोत या सोर्स ट्रेट कहेंगे और उनके इंटरेक्शन के परिणाम के आधार पर जो ट्रेट निकल कर आएंगे उनको सरफेस ट्रेट की संज्ञा दी जाएगी। कैटेल ने एक टेस्ट का निर्माण भी किया, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आया 16 PF, जो हम लोग असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का मापन
जब कर रहे होंगे तो उस समय पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की कि आइजेंक ने भी, एच.जे. आइजेंक ने भी पर्सनालिटी को समझने के लिए एक सिलगुड़ का सिद्धांत दिया। उन्होंने 3 डायमेंशन बताए, 3 विमाएँ बताई जिसके आधार पर व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। उनका पहली जो विमा थी वह थी न्यूरोटिसिज्म वर्सेज इमोशनल स्टेबिलिटी, दूसरी थी एक्स्ट्रावर्जन वर्सेज इंट्रोवर्जन और तीसरी थी साइकोटिसिज्म वर्सेज सोशिएबिलिटी। तो इस तरह से आलपोर्ट, कैटेल और आइजेंक ने अलग अलग ट्रेट्स के बारे में बताया। लेकिन आगे चल के पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने इन सभी ट्रेट्स के आधार पे 5 ऐसे बड़े ट्रेट्स का पता लगाया जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे मुख्य भूमिका अदा करते हैं, या इन ट्रेट्स के आधार पे व्यक्तित्व के मामले में व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जा सकता है। इन्हीं 5 ट्रेट्स को हम लोग बिग 5 फैक्टर्स कहते हैं, यानी वृहद 5 कारक। और ये सभी कारक द्विध्रुवीय हैं, यानी एक ध्रुव पर इसका एक्सट्रीम पार्ट रहेगा और दूसरे पे उसका कम, और आप उस कंटिन्यूम में, उस सततता में जिस पॉइंट पे होंगे उसी के आधार पे आपके व्यक्तित्व को जाना जाएगा। तब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ये कारक क्या हैं, ये विमाएँ क्या हैं, डायमेंशन क्या हैं, फैक्टर क्या हैं और उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहली जो विमा है वह है ओपेननेस टू एक्सपीरियंस। ओपेननेस का क्या मतलब है? Those who score high on this factor are imaginative, curious, open to new ideas and interested in cultural pursuits. In contrast, those who score low are rigid. यानी ओपेननेस के एक सिरे पर हैं ऐसे लोग जो कि बहुत ही इच्छुक रहते हैं नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए, नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, और दूसरे छोर पर ऐसे लोग आएंगे जो कि यथा स्थिति बरकरार रखना चाहते हैं, हु डोंट लाइक टू चेंज थिंग्स वुड स्कोर लो ऑन ओपेननेस, या जो चीज़ों को परिवर्तित नहीं करना चाहते, नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस से अनुभव नहीं करना चाहते हैं। अब दूसरा जो बिग 5 फैक्टर में आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे हम लोग पांचों का, यानी ओपेननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म को। तो इनके फर्स्ट लेटर के आधार पर इनको ओसन भी कह सकते हैं। तो हमने ओ से देखा ओपेननेस। अब सी से देखते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कर्तव्यनिष्ठता हिंदी में कहते हैं। कर्तव्यनिष्ठता में एक तरफ तो ऐसे व्यक्ति आएंगे जो कि आत्म अनुशासित हों, अपने ऊपर अनुशासित ढंग से जिम्मेदारी के निर्वहन कर सकें, उत्तरदायी हों, सावधान हों, सोच विचार कर कार्य करने वाले हों। और दूसरे सिरे पर ऐसे व्यक्ति आएंगे जो बिना सोचे समझे, असावधानी पूर्वक या आधे मन, कमजोर मन से भी कोई काम करते हैं। तो कॉन्शियसनेस, कर्तव्यनिष्ठता का तात्पर्य ऐसे गुणों से लिया जाएगा। अब ओ और सी हो गया। अब ई पर आते हैं। ई से होता है एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता। बहिर्मुखता का मतलब ही है बाहर की तरफ जो अभिमुखी हो, यानी व्यक्तित्व का यह एक ऐसा विमा है जिसकी एक सिरे पर ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत सोशल होंगे, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, जो दूसरों से मनोविनोद कर पाएंगे, स्नेहपूर्ण होंगे या बात करने में दिलचस्पी दिखाते होंगे। इसके दूसरे सिरे पर ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत संयम से काम लेते हैं, गंभीर होते हैं, रूखे होते हैं, शांत और सचेत रहने का प्रयास करते हैं। ई भी हो गया। अब आते हैं ए पर। तो ए है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब क्या होता है? सहमति जन्यता। इसके पहले सिरे या ध्रुव पर ऐसे व्यक्ति आएंगे जो सहयोगी होते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, उदार होंगे, सीधे साधे उत्तम प्रवृत्ति के होंगे। और दूसरी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो कि दूसरे लोगों से उतना सहयोग नहीं करते, संकालू होते हैं, चिड़चिड़े, जिद्दी या र्यूड टाइप के रहते हैं।
लास्ट है एन, ओसेन, OCEAN। तो एन से है न्यूरोटिसिज्म, स्नायु विकृति। इस ट्रेट में या इस बीमा में व्यक्ति एक और कभी कभी तो सांवेगिक रूप से काफ़ी शांत, संतुलित, रोग भ्रमी विचारों से अपने आप को मुक्त पाता है, तो दूसरी ओर वह कभी कभी अपने आप को सांवेगिक रूप से काफ़ी उत्तेजित, असंतुलित और रोग भ्रमी विचारों से घिरा हुआ पाता है। यानी न्यूरोटिसिज्म रेफर्स टू इमोशनल इनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। अगर आप सामयिक रूप से स्थिर हैं तो आप इस ट्रेट पे एक सिरे पे होंगे और दूसरे सिरे पर ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि सामयिक रूप से अस्थिर होंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है या बहुत ज़्यादा ओवर एंक्शस रहता है, मूडी हो, तो वह उसमें बोला जाएगा कि न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट ज़्यादा है। वहीं जो व्यक्ति शांत रह पाएगा और सांवेगिक रूप से स्थिर रहेगा उसको हम लोग न्यूरोटिसिज्म पे बोलेंगे कि उसमें न्यूरोटिसिज्म वाले ट्रेट की मात्रा कम है। तो अगले लेक्चर में हम लोग वापस से व्यक्तित्व के जो अलग उपागम है, जैसे टाइप्स, अप्रोच और साइकोडायनामिक, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और फिर आएंगे हम लोग सिलेबस के उस भाग में जहाँ पे हम लोग व्यक्तित्व के डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करेंगे, कौन कौन से निर्धारक हैं व्यक्तित्व के उनकी। और फिर लास्ट होगा असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, या व्यक्तित्व को कैसे मापा जाता है। थैंक यू।